सीरीज स्टार्ट होती है एक फ्लावरी फील्ड दिखाते हुए जो लाइफ से फुल है, अंटिल एक आदमी आगे चलना स्टार्ट करता है और हर एक स्टेप के साथ उनकी लाइफ ड्रेन हो जाती है और क्लियरली उस आदमी के पीछे सिर्फ डेथ और डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे ही वो एक वॉल के सामने खड़ा होता है, सोल्जर्स जो ऊपर खड़े होते हैं चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि ये जिन गैंग है और डीमन आ गया है और उन्हें तुरंत अलायंस लीडर को इन्फॉर्म करना होगा। फिर उन्हें अलायंस लीडर की साउंड ट्रांसमिशन मिलती है जो बोलता है कि इस मोमेंट से अलायंस के सारे मेंबर्स जिन गैंग पर फुल असॉल्ट लॉन्च करें। उसे अच्छी तरह पता है कि ये ऑर्डर उनकी मौत का मतलब है, लेकिन कोई तो उस डीमन को रोकना होगा। उन्हें अपनी लाइव्स जनरेशंस के लिए सैक्रिफाइस करनी होंगी। सारे सोल्जर्स रियलाइज करते हैं कि वो सही कह रहा है और उसके कमांड पर आगे भागते हैं। जैसे ही वो वॉल से लीप करके जिन गैंग की तरफ स्वाम करते हैं, वो कहते हैं कि उनका नाम मार्शल वर्ल्ड का सॉन्ग बनेगा और 10,000 साल तक जिंदा रहेगा। और वो कहते हैं कि चाहे जिन गैंग कितना भी डिमोनिक हो, वो भी उनकी तरह एक ह्यूमन है, तो अगर वो सब मिलकर लड़ते हैं तो वो उसे मार सकते हैं। और वो अपने वेपन स्विंग करना स्टार्ट करते हैं। जिन गैंग 1 इंच भी नहीं हिलता, बल्कि सिर्फ अपनी आंखें खोलकर एक हेल जैसे ऑरा एक्सयूट करता है। उसका ऑरा सोल्जर्स को पियर्स और किल करना शुरू कर देता है, जैसे वो उन्हें आसानी से डिलीट कर रहा हो। पता चलता है कि यहां सब सेकंड रैंक या उससे ऊपर के थे। सुप्रीम मास्टर्स तक यहां थे, लेकिन वो उसके पास भी नहीं पहुंच पा रहे। और भी खराब ये कि अपनी सारी इंटरनल एनर्जी यूज करने के बाद भी वो और स्ट्रांग होता जा रहा है। आखिरकार वो अपना वेपन ब्रांडिश करता है और एक स्विंग फॉरवर्ड देता है जो सिर्फ डेथ का साइक्लोन क्रिएट करता है, काउंटलेस सोल्जर्स को हवा में लॉन्च कर देता है। कुछ लोग अलायंस लीडर से बोलते हैं कि उन्हें डिसाइपल्स को रिट्रीट का ऑर्डर देना होगा। इन्वेस्टिगेशन यूनिट के अकॉर्डिंग जिन गैंग ने एक डीमन के साथ पैक्ट बनाया है, और वो भी कोई लोली फींड नहीं, बल्कि एक ग्रेट डीमन जो खुद हेल में रहता है। पैक्ट के हिसाब से जिनको वो किल करता है उनकी सोल्स ऑफरिंग्स बन जाती है और रिटर्न में उसे और पावर मिलती है। मतलब जितने ज्यादा डिसाइपल्स वो मारेगा उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। अलायंस लीडर बोलता है, और फिर भी जब मैंने सबको फाइट का ऑर्डर दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अभी भी कुछ कावर्ड्स यहां छुपे हुए हैं। एक आदमी कहता है, क्या वो सच में उसका मतलब समझ नहीं रहा? क्योंकि इस रेट पे उनके सारे डिसाइपल्स डीमन के सैक्रिफाइस बन जाएंगे और वर्स्ट केस में ग्रेट डीमन जिन गैंग के बॉडी का यूज करके मॉर्टल रियल में मैनिफेस्ट हो सकता है। और सब जानते हैं कि हेवनली डीमन भी एक ग्रेट डीमन को नहीं रोक सकता। वो चाहता है कि लीडर रिट्रीट का ऑर्डर दे। अलायंस लीडर हंसी करता है, बोलता है कि ये मुश्किल है क्योंकि बैंक्वेट टेबल हमेशा प्लेंटिफुल होनी चाहिए, और अगर प्रेशियस गेस्ट्स आए तो क्या फायदा अगर खाना इनफ ना हो। वो लोग नर्वसली स्वेट करते हैं और पूछते हैं इसका क्या मतलब है। अलायंस लीडर कहता है, क्या वो समझते हैं कि उसने कितनी मेहनत की है? उसे 500 साल लगे सिर्फ एक ऐसे ह्यूमन को ढूंढने में जो लॉर्ड न्यूरॉक का वेसल सर्वाइव कर सके, और उस वेसल को न्यूरॉक के साथ पैक्ट करवाने के लिए उसने उसकी पूरी क्लैन को वाइप आउट कर दिया ताकि सिर्फ हेट्रेड और वेंजियंस ही बचे। जो अलायंस लीडर के माउथ से निकलता है वो एब्सोल्यूट हॉरर होता है। एक सरपेंट जैसे उसकी स्किन पहना हुआ होता है। वो कहता है कि वो वेसल एंडलेस स्लॉटर करेगा जब तक कि वो लॉर्ड नरो को कंटेन न कर सके। सारे लोग अपने वेपन्स ब्रांडिश करते हैं, पूछते हैं कि उसने अलायंस लीडर के साथ क्या किया, और सरपेंट हंसी करता है, कहता है कि वो सब डिसलॉयल रेचेस है और मॉर्टल कॉम्बैट के रेप्टाइल फिनिशर से उन्हें एक इंस्टेंट में डिसोल्व कर देता है। वो कहता है कि जिस अलायंस लीडर को वो डेकेड से फॉलो कर रहे थे, वो शुरू से ही उसी का इमेज था, इमेज आए। अब वक्त आ गया है। जैसे ही उसे रियलाइजेशन होता है कि जिन गैंग धीरे से रूम में एंटर कर रहा है, इमेज आए कहता है कि ऐसी डीप डिमोनिक हॉरर जो हेल में भी रेयरली एनकाउंटर होती है, और थर्ड आई सिर्फ तब अपीयर होती है जब फुली डिसेंडेड होती है, तो ये जरूर उसके लॉर्ड न्यूरॉक है। जिन गैंग अब उसके सामने खड़ा होता है।
इमेज आई डर के मारे शेक करता है और बो डाउन होकर बोलता है कि वो उसका फेथफुल सर्वेंट है। वो अपने आप को उसके हाथ और पांव बनाने के लिए ऑफर करता है और जो भी कमांड मिलेगी वो ओबे करेगा। जिन गैंग पूछता है, क्या उसका मतलब एनीथिंग एट ऑल? अगर ऐसा है तो उसे मरना होगा, और वो अपनी तलवार हवा में उठाता है। इमेज आई पूछता है कि एग्जैक्टली लॉर्ड उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिन गैंग कहता है कि उसने अपनी वाइफ, अपनी डॉटर और अपनी पूरी क्लैन खो दी और अपनी सोल एक डीमन को सेल कर दी सिर्फ उसे मारने के लिए। जैसे ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, इमेज आई पूछता है कि जिन गैंग अभी भी कैसे प्रेजेंट है और उसके लॉर्ड की जगह वो खुद कैसे है और कैसे उस बॉडी में अभी भी एक ह्यूमन सोल बचा है। जिन गैंग अपनी तलवार नीचे स्विंग करता है और इमेज आई को टुकड़े टुकड़े कर देता है और फाइनली उसका हाथ पहले से ज्यादा जेंटल हो जाता है और वो कहता है कि इट्स फाइनली ओवर। जैसे ही हम देखते हैं उसकी ह्यूमन नेचर वापस आती है। उसे याद आता है अपनी वाइफ की डेथ और कैसे वो रिग्रेट से भरे आंसुओं को रोक नहीं पाया और कितना ज्यादा हेट्रेड उसके दिल में था। पता चलता है कि उसने सिर्फ इम्मई को नहीं मारा, बल्कि एक सिंगल स्विंग में उसने माउंटेन्स और पूरे कैसल को भी पीछे से स्प्लिट कर दिया। उसे एक वॉइस सुनाई देती है जो उसे कंग्रेचुलेट करती है रिवेंज के लिए और कहती है कि सोलबाइंडिंग स्पेल खुद पर डालना टाइम खरीदने के लिए काफी इंप्रेसिव था, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टाइम है कि वो अपना बॉडी सरेंडर करे और उसे विलिंगली एक्सेप्ट करे, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि नरो की वॉइस है। नरो कहता है कि वो इस जॉय को रेलिश करे कि वो सुप्रीम एग्जिस्टेंस का पार्ट बनने वाला है। और फाइनली हमें एक ग्लिम्स मिलता है कि नरोक असल में कैसा दिखता है, जो उसके अंदर रीसाइड करता है और जो जल्दी बाहर इमर्ज करेगा। जेवाइन गैंग कहता है कि वो उस जॉय को कुत्तों को दे। जैसे ही वो अपनी ब्लेड को टाइट पकड़ता है, वो कहता है कि कभी भी उसे ह्यूमन वर्ल्ड में आने नहीं देगा। वो उसे अपनी थर्ड आई की तरफ पॉइंट करता है। नरोक पूछता है वो क्या कर रहा है। कहता है कि इतनी किलिंग्स करने के बाद क्या वो सोचता है कि इजीली आफ्टरलाइफ में पीसफुली चला जाएगा, और कहता है कि वो इटर्निटी तक हेल फायर में सफर करेगा। फिर वो ब्लेड को अपने बेयर हैंड से पकड़ता है और नरोक कंटिन्यू करता है कि इससे बेटर है कि उसका सोल खुद किंग ऑफ हेल के थ्रू अन्नाइलेट हो। लेकिन जिन गैंग बस अपना काम कंटिन्यू करता है। नरोक कहता है कि वो ट्रू नथिंगनेस बनने जा रहा है। जेवाइन गैंग पूछता है कि अगर ऐसा है तो ये बेस्ट बात है जो उसने आज सुनी है, और हम देखते हैं उसके चेहरे पर एक जेन्युइन रिलीफ आता है। फिर वो स्वॉर्ड को अपने स्कल के अंदर प्लंज कर देता है, खुद को अनलिव कर देता है। एक ब्लू ऑरा उसके माउथ से निकलती है जब उसका बॉडी लिम्प हो जाता है। ये ऑरा उसके ऊपर फ्लोट करती है और हमें नरो की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि वो सेल्फ अनाइलेशन चूज करेगा इंस्टेड ऑफ कॉन्करिंग एवरीथिंग अंडर द हेवेंस। ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना हार्ड अर्न्ड वेसल ईजिली जाने नहीं देगा। नरो कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो उसे री इनकारनेशन में फोर्स करेगा और वापस ढूंढ लेगा, चाहे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाए। जब तक उसका सोल एग्जिस्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में रहेगा। सीन अब मॉडर्न टाइम में जंप करता है। एक औरत का चेहरा दिखाता है जो हॉरर से भरा है। हम देखते हैं जिन गैंग पूरक टेक ओवर करता है और अलायंस लीडर उसके पीछे खड़ा है, स्वॉर्ड हवा में उठाए हुए। जेवाइन गैंग चिल्लाता है जितनी जोर से चिल्ला सकता है, और उसकी वाइफ का खून उसके चेहरे और उसके बच्चे के चेहरे पर गिरता है। अलायंस लीडर, जो असल में इमेज है, उसे एक ईविल स्माइल के साथ घूरता है। जिन गैंग रेज से चिल्लाता और रोता है। अलायंस लीडर उसके पास आता है, उसके सिर पर पैर रख कर दबाता है। जैसे ही जिन गैंग के आंसू खून में बदलते हैं, अलायंस लीडर कहता है कि ये सब उसकी गलती है। कहता है कि वो वीक है, इसलिए ये सब उसके साथ हो रहा है। सीन जंप करता है एक आदमी पर जो बहुत ज्यादा पसीना बहा रहा है, जैसे नाइटमेयर देख रहा हो। एक औरत उसका नाम लेती है, उसे बुलाती है दोजन। वो पूछती है कि वो ठीक है क्या, क्योंकि वो ग्रोनिंग और स्वेटिंग कर रहा था।
वो उसके चेहरे को छूती है और पूछती है कि क्या उसने फिर से कोई नाइटमेयर देखा। वो कहता है कि लेटली उसे सैम ड्रीम्स आते रहते हैं और उसे लगता है कि शायद वो टायर्ड है। लड़की वरीड होकर उसे बुलाती है और पूछती है कि क्या वो सच में ये जॉब क्विट करने वाला है जो अभी कर रहा है। उसे नहीं देखना कि वो हर्ट हो या कोई और हर्ट हो। उसके पूरा कहने से पहले दोजन का फोन बजता है। वो उठाता है और पूछता है कि क्या उन्हें हो हायोंग के प्लेस जाना है। कहता है कि वो अभी वहां आता है और हम देखते हैं कि ब्रो एक्चुअली बहुत जैक्ट है। औरत पूछती है कि क्या वो सच में इस वक्त जा रहा है। वो कहता है कि कुछ अर्जेंट काम आ गया है और उसे हैंडल करना होगा। साथ ही कहता है कि जैसे ही ये खत्म हो जाएगा वो उन्हें बताएगा कि वो गैंग क्विट कर रहा है क्योंकि वो और रोक्शा की तरह जीना नहीं चाहता। फिर वो अपने बैग के टैटूज दिखाता है। सीन शिफ्ट होता है एक वेयरहाउस पर जो डॉक पर है। एक आदमी सिगरेट जलाता है और कहता है कि उसने सही कॉल लिया। ऐसे वक्त में वॉर आंसर नहीं है। फैमिली मेंबर्स हर्ट हो जाते हैं, कॉप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और बस इतना ही नहीं, अगर अनलकी रहे तो तुम्हारा फेस सोशल मीडिया पर वायरल भी हो सकता है। ये है टाइसन गैंग बॉस जिसका नाम गुयोंग है। जैसे ही वो दूसरे गैंग से बात करता है वो कहता है कि इसलिए उसने ये सजेशन दिया है कि इससे एक गेम से सेटल करना चाहिए। दूसरा आदमी अग्री करता है और कहता है कि जो भी गेम हारेगा वो पियर का कंट्रोल दे देगा। ये वही बंदा है जिसका जिक्र दोजन ने फोन पर किया था, जो होहायोंग गैंग का लीडर है। चोइस बोलता है कि उसे क्लियरली लग रहा है कि गु बस रॉक शासा नाम के थग पर ट्रस्ट करना चाहता है, लेकिन उनका न्यू रिक्रूट एक्चुअली काफी टफ है। वो कहता है कि लगता है उन्होंने एक अच्छे बच्चे को गैंगस्टर बनने के लिए फंसा लिया है और दोजान से पूछता है कि क्या वो हैंडल कर लेगा क्योंकि वो स्ट्रांग लगता है। दोजान अपनी स्लीव्स रोल अप करता है, कहता है कि उसके लिए फर्क नहीं पड़ता और हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली एक गैंग एनफोर्सर है और उसका सरनेम हॉग है। दोजान ये भी कहता है कि वो किसी से भी लड़ लेगा जिससे भी वो चाहते हैं क्योंकि उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। बाकी सब लोग पूछते हैं कि क्या ये सच में ताओंग गैंग का रोक्शा है क्योंकि वो उनकी एक्सपेक्टेशन से यंगर है और उन्होंने सुना था कि उसने व्हाइट बियर गैंग के 10 मेंबर्स को अकेला हॉस्पिटल भेज दिया था जिससे वो लड़ने जा रहा है। वो उसके निकनेम रोशसाज पर हंसता है, बोलता है कि ये जोक लगता है और आगे बढ़कर पंच मार देता है। बोलता है कि गैंगस्टर्स हमेशा ब्रैग करते हैं। उसका पंच सीधा दोजान के फेस पर लगता है और वो कहता है कि आखिर में वो बस एक थग ही है जो फाइट्स करता है और वो खुद एक प्रो रैंकर था, चाहे बाद में निकाल दिया गया हो। वो दोजान को हर तरफ से मारने लगता है और कहता है कि अगर उस पर डेट नहीं होता तो वो यहां आता भी नहीं। उसे लगता है कि दोजान कुछ खास नहीं है। जैसे ही दोजान ऊपर से शेक होता है, नीचे का पार्ट ओपन हो जाता है और वो अटैक करता है। उसका फेस पकड़कर सीधा अपने नी पर मारता है, फिर उसके पीछे जाकर उसे हेडलॉक में पकड़ लेता है। बोलता है कि अब सब खत्म हो गया क्योंकि वो कंप्लीटली लॉक हो गया है। फिर से उसके निकनेम रोशसाज पर हंसता है और बोलता है कि उसके जिम आजा, वो बेसिक्स सिखा देगा। दोजान उसका शुक्रिया करता है लेकिन कहता है कि उसे जिम फ्लोर्स पसंद नहीं क्योंकि मैट्स फीट की तरह स्मेल करते हैं। उसका पाव पकड़कर वो पीछे की तरफ लीप करता है और कहता है कि मैट्स पॉइंटलेसली सॉफ्ट होते हैं और सामने वाला अपना हेड सीधा कंक्रीट पर मार लेता है। दोजान फिर अपना फिस्ट हवा में उठाता है जिससे वो लड़ रहा है। वो कहता है कि दोजान अब पाउंड करेगा तो उसे अपना गार्ड अप करना होगा, लेकिन दोजान उसे सीधा नट्स पर हिट कर देता है, मतलब उसका गार्ड बेकार हो गया। दोजान उसके बालों को पकड़कर उसका फेस बार बार फ्लोर पर स्लैम करता है। बू हंसता है, बोलता है कि लगता है फाइट खत्म हो गई। चोई शौक में पूछता है कि ये क्या था क्योंकि जो प्रो रैंकर उन्होंने लाया था वो तो बॉडी हो गया। जिसने उसे हायर किया था वो बोलता है कि थोड़ा और वेट करो, लेकिन चोई कहता है कि अब सब ओवर है और रीजन ये है कि रियल फाइट में फुल माउंट्स कभी कभी ही काम करते हैं और अगर फाइट इस पॉइंट तक आ जाए
जहां बालों को पकड़कर कंक्रीट पर स्लैम किया जा रहा हो तो यूजुअली ओवर होती है। एक बंदा कहता है, कौन सा आदमी फाइट में किसी और के बाल पकड़ता है? लेकिन वो समझता है कि ये अलग है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। अगर पुल बैक करे तो फॉलो होता है, अगर टैकल करे तो दोजान अपने वेट से प्रेस कर देता है। दोजान अपना लेग उठाता है और उसके नोज पर अपना नी मार देता है। ये बार बार होता है जब तक उसका फेस ब्लड से कवर नहीं हो जाता। बंदा हॉरर में देखता है जब दोजान उसका फेस दोबारा कंक्रीट में दबा देता है और अपना हाथ हवा में उठाता है। बंदा शेकी वॉइस में उससे कहता है, रुक जा। दोजान एक मोमेंट के लिए फ्रीज होता है। उसे याद आता है वो औरत जो उससे पहले कह रही थी कि वो खुद को हर्ट न करे और किसी और को भी हर्ट न करे। लेकिन फिर वो अपनी ग्रिप टाइट करता है, कमिट करता है और पंच मार देता है जैसे ही सामने वाला कहता है कि वो हार गया। दोजान उसके हेड को कंक्रीट में हैमर करता है और बोलता है कि अब फाइनली सब खत्म। बंदा तो डर के मारे पैंट्स भी गीला कर देता है। गु कहता है कि ग्रेट वर्क और अब से टाइसन गैंगपियर हैंडल करेगा। दोजान खड़ा होता है, अपने मुंह से ब्लड वाइप करता है, बोलता है कि अब वो किसी को हर्ट नहीं करेगा और एक नॉर्मल लाइफ जिएगा। लेकिन तभी हम सुनते हैं नूर रॉक को, जो कहता है कि ये वही है, जेवाइन गैंग का रीइंकारनेशन। एक ब्राइट लाइट सामने अपीयर होती है और चोई आगे आकर पूछता है कि इसका मतलब क्या है, ओवर, क्योंकि वो बंदा अभी भी जिंदा है। अगर वो गैंगस्टर है तो उसे लड़ना होगा जब तक वो मरे नहीं। ये कोई स्पोर्ट नहीं है। वो पूछता है कि वो इजीली ऑफ क्यों लेना चाहता है। अगर उसने उस बंदे को नहीं मारा तो वो पियर क्लेम नहीं कर सकता। जब वो दोजान से बात कर रहा होता है, दोजान बस कुछ और देख रहा होता है उसके पीछे। चोई गुस्से में पूछता है कि वो क्या कर रहा है और जब कोई उससे बात करे तो उसे तुरंत जवाब देना चाहिए। दोजान इग्नोर करता है और चोई चिल्लाता रहता है। फिर वो अपना शैंक निकालता है, बोलता है कि क्या दोजान अपने गट में स्टैब करवाना चाहता है। बाकी सब भी अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। गूस भी अपना नाइफ निकाल कर आगे आता है, बोलता है कि उसका आदमी जवाब नहीं दे रहा क्योंकि चोई नॉनसेंस बोल रहा है और उसे अपनी इज्जत बचानी चाहिए और मैटर को जेंटलमैन की तरह एंड करना चाहिए। चोई कहता है, मेरी कोई होल्ड बैक नहीं होता जब कोई पंक प्रोवोक करता है। दू बोलता है कि प्रोवोकेशन तो उसने स्टार्ट किया था और दोजान से अग्री करता है। दोजान तभी सबसे पूछता है कि क्या उन्हें सच में नजर नहीं आ रहा कि उनके ऊपर क्या फ्लोट कर रहा है। गु पूछता है कि वो क्या बोल रहा है। दोजान कहता है कि बस सामने देखो, एक जाइंट ब्लू ऑर्ब उनके सामने फ्लोट कर रहा है, जैसे ब्लू फ्लेम्स स्काई में जल रहे हों। दोजन अभी भी बस इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था कि वो अचानक उसकी आंखों के सामने अपीयर हुआ और अब उसका बॉडी मूव नहीं कर रहा, जैसे स्लीप पैरालिसिस हो। नरोक उसे फिर से जिन गैंग का रीइंकारनेशन बुलाता है, कह रहा है कि अब कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करने का टाइम आ गया है और वो फोर्सफुली दोजन के मुंह के अंदर घुस जाता है। दोजन खांसी करने लगता है, गला पकड़ता है और सब लोग बस यही सोच रहे होते हैं कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है। वो एक गहरी सांस लेता है, पसीना पसीना हो जाता है। फिर फ्लैशबैक आता है। जेवाइन गैंग के क्लैन मेंबर्स जमीन पर मरे पड़े हैं, उनकी वाइफ और चाइल्ड भी शामिल। जब वो उन्हें एक प्रॉपर बैरियल के लिए लाइन में रखता है, वो अपनी वाइफ का सिर पकड़कर कहता है कि अलायंस लीडर सही था, सब उसकी गलती है क्योंकि वो वीक था और वो सॉरी है कि उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उस वक्त उसे नरो की आवाज सुनाई देती है, जो पूछता है कि क्या वो रिवेंज चाहता है और कैसे वो उसे पावर देने वाला है। जेवाइन गैंग जब ऊपर देखता है, उसे वही ब्लू फ्लेम्स दिखते हैं जो दोजन ने देखे थे। नरो कहता है कि उसे एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा और एक सैक्रिफाइस देना होगा। जेवाइन गैंग कहता है कि वो फैंटोम की तरह कब से अपीयर हो रहा है और पूछता है कि क्या यही उसकी इच्छा थी। वो अपनी ग्रिप टाइट करता है और कहता है, फाइन, मैं तुझे सैक्रिफाइस दूंगा और उन लोगों की शॉर्टेज नहीं है जिन्हें मैं मारना चाहता हूं।
उसकी आंखों के आंसू अब खून बन चुके होते हैं। वो कहता है कि अगर नरोक उसे पावर दे तो वो खुशी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नरोक कहता है कि अब से याद रखना, चाहे तेरा बॉडी गल जाए, डिसअपियर हो जाए, जब तक तेरी सोल एग्जिस्ट करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट फ्लेश और ब्लड से बंधा है। ये एक एटर्नल कॉन्ट्रैक्ट है जो उसे इन्फिनिट सर्विट्यूड में बांध देगा। फ्लैशबैक में फ्लेम्स जेवाइन गैंग को जलाने लगती है और प्रेजेंट में वही ब्लू फायर दोजन को बर्न करने लगता है। वो चीखने लगता है और नरोक कहता है कि अब से वो इंसान नहीं बल्कि एक डीमन बनेगा। फ्लेम्स उसका बॉडी चैर करते रहते हैं और दोजन को एक विजन दिखने लगता है। वो विजन में जेवाइन गैंग ऑर्ब की तरफ देखता है और नरोक कहता है कि जो कुछ भी उसके हाथ से मरेगा, चाहे वो छोटी सी इंसेक्ट हो, एक नेशन का किंग हो या एक गॉड भी, सब उसके लिए ऑफरिंग्स बनेंगे और इन ऑफरिंग्स के बदले वो उसे ओवरलॉर्ड डीमन स्टार का पावर देगा, जो सब बीइंग्स से फियर किया जाता है। ये सिर्फ उसके फ्रैगमेंट होंगे जब तक वो नरों को सैक्रिफाइसेस देता रहेगा। लेकिन एक बात उसे याद रखनी होगी, अगर उसकी पावर उसके वेसल की कैपेसिटी से ज्यादा हो गई तो वो खुद भी एक ऑफरिंग बन जाएगा। वापस दोजन पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सोचता है कि अभी उसने क्या देखा। सांस फूल रही है। वो अपने हाथों को देखकर कहता है कि अभी अभी वो सच में जल रहा था। तभी चोई उसके गले पर नाइफ रखकर पूछता है कि वो क्या कर रहा था, क्यों अचानक चिल्लाने और फ्लेल करने लगा जैसे कोई ल्यूनाटिक। पूछता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। दोजन उसका रिस्ट पकड़कर कहता है कि खुद देख ले, फिर डिसाइड कर कि मैं पागल हूं या नहीं। ट्रॉय नर्वसली हंसी करता है और कहता है कि उसमें बड़ी एरोगेंस है बिना डर के एक्ट करने की, और कह देता है कि आज ही इसका सेटलमेंट करना चाहिए उनके फायदे के लिए। लेकिन तभी एक सायरन ब्लेयर होती है और दोनों ऊपर देखते हैं। रियलाइज करते हैं कि पुलिस आ गई है। चोई कहता है कि लगता है राउंड का बेल बज गया। गूस आगे आता है और कहता है कि यही स्टॉप करते हैं और जल्दी ही एक और मीटिंग सेट करेंगे। चोई गुस्सा होकर कहता है डैम इट, और अपना हाथ खींच लेता है जैसे ही दोजन उसे छोड़ता है। वो कहता है कि वो फिर मिलेंगे और इस बार डॉक मैनेजमेंट राइट्स और उनकी जान दोनों दाव पर होंगी। दोजन गू से माफी मांगता है और कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। लेकिन गू कहता है कि ठीक है, वैसे भी वो कोई और एक्सक्यूज ढूंढ लेता। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि पहले क्या हुआ, क्योंकि लगता है दोजन कुछ देख रहा था। दोजन कहता है कि कुछ नहीं, बस वो थोड़ा टायर्ड है और लेटली उसे अजीब ड्रीम्स आते हैं। जब ट्रॉय कार ड्राइव करता है, वो अपना रिस्ट देखता है जो ब्रूस और स्वोलन है और पूछता है कि ये कैसी स्ट्रेंथ थी। तब उसका फोन बजता है और मिस्टर की का कॉल होता है। ट्रॉय कहता है कि डॉक मैनेजमेंट राइट्स की टेंशन ना ले, वो उन्हें वापस ले लेगा। लेकिन की कहता है कि अगर अभी डॉग्स उसके पास नहीं है तो वो अपनी डिलीवरी कोटास फुलफिल नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसा चलता रहा तो बिजनेस कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। चोई पैनिक में कहता है कि वो समहाउ डॉक ले लेगा, उसे बस थोड़ा और टाइम चाहिए, और अब तक उसने सब कुछ किया है जो उसे कहा गया था। कि फोन को थोड़ा दूर करता है, कहता है कि ये एक्चुअली उसका सर दुखाने लगा है। जब चोई और टाइम के लिए रिक्वेस्ट करता है कि कहता है ऑल राइट, और एक अजीब सी रॉक को देखते हुए बोलता है कि वो बस सुनरी से तक वेट करेगा, और अगर चोई तब तक डॉक ले लेता है। तब दिखाया जाता है कि वो एक्चुअली ह्यूमन कॉर्पसेस के पाइल्स को देख रहा है। शायद यही इमेजी का प्रेजेंट टाइम है। कोई कॉल एंड कर देता है कहकर कि अगर वो लेट हुआ तो सप्लायर चेंज कर देगा, और फोन कट कर देता है। चॉय गुस्से से कहता है कि ये साला हमेशा सबसे वर्स्ट टाइम चूज करता है और पूछता है कि आज सुनरी से कितने बजे है। ड्राइवर कहता है शायद 6 बजे, लेकिन चॉय चिल्लाता है कि उसे एग्जैक्ट टाइम चाहिए, क्योंकि अभी तुरंत उन्हें टाइसन को वाइप आउट करना होगा। अगर नहीं किया तो सबकी मौत पक्की है। दोजन अपने घर लौट आता है। यही हमें फाइनली पता चलता है कि उस औरत का नाम जुआ है। वो सोचता है शायद वो सो रही होगी, लेकिन नीचे देखते ही उसे कुछ अजीब लगता है।
घर में बहुत सारे फुटप्रिंट होते हैं। उसे समझ आता है कि यहां अनवांटेड गेस्ट्स हैं। तभी कोई उस पर सरप्राइज अटैक करता है, जिससे वो तुरंत बच जाता है। दोजन उस आदमी को एल्बो से फेस पर मारता है, चेस्ट पे किक करता है और फिर एक लेफ्ट पंच भी लगाता है और ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उस आदमी को नॉकआउट कर देता है। फिर वो उस आदमी का फेस पकड़कर कहता है, अगर अंधा नहीं होना चाहता तो बता वो औरत कहाँ है जो यहां थी। तभी कोई क्लैपिंग करता है और कहता है कि रूमर्स सही थे। उसने एक डिसेंट फाइटर को इंस्टेंट में गिरा दिया। अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम गिल तयाक है और वो होहायोंग गैंग का एनफोर्सर कैप्टन है। गिल कहता है कि वो माफी चाहता है कि उसने उसकी फैमिली को हॉस्टेज बनाया जैसे कोई स्ट्रीट ठग, लेकिन ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। दोजन गुस्से में कहता है कि वो सबको मार डालेगा। गिल कहता है कि इमोशंस वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, दोनों प्रोफेशनल्स हैं। दोजन पूछता है कि फिर वो चाहता क्या है, उसका रेस्ट, एक्किल्स टेंडन या उसका आर्म, जो चाहे लेकर चले जाए। गिल कहता है कि नॉर्मली तो ये इनफ होता, लेकिन आज नहीं। बॉस ने डिसाइड कर लिया है कि टाइसन गैंग को वाइप आउट करना है। इसी बीच वही बंदा जिसके आइज दोजन ने पहले गाउज किए थे वापस आता है और उसके स्टमक में नाइफ घुसा देता है। दोजन ब्लेड को अपने हाथ से पकड़ता है, कहता है कि वो समझ गया, लेकिन प्रॉमिस करें कि जुआ को छोड़ देंगे। गिल कहता है कि वो अपना वर्ड देता है कि उसे नहीं मारेगा। जुआ रोने लगती है और दोजन उससे सॉरी बोलता है, कहता है कि रोज की टेंशन के अलावा अब उसने ये सब भी देख लिया। वो कहता है कि वो बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन शायद अभी यही एंड है। कम से कम वो मर रहा है, जुआ नहीं। ये उस सपने से अलग है जहां उसे अपनी वाइफ की मौत बार बार देखनी पड़ती थी। उसके बाद गैंग के मेंबर्स एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। उसके बॉडी में बार बार छुरी घुसा देते हैं, जब तक उसके घुटने जमीन पर नहीं लग जाते। गिल कहता है कि क्लीन अप क्लीनर्स कर लेंगे, अभी बॉस के पास तुरंत जाना है और सुनरीसे से पहले सब खत्म करना होगा। एक बंदा पूछता है कि लड़की का क्या करें, तो गिल कहता है कि ऐसी बात पूछने की जरूरत है, उसे साथ ले जाओ, विटनेस छोड़ना अलाउड नहीं है। जुआ को पकड़ के ले जाया जा रहा है और वो स्ट्रगल करती रहती है। एक बंदा कहता है कि पॉजिटिव सोच, तुझे अच्छी तरह रखा जाएगा, लेकिन तभी उसे शार्प पेन फील होता है। नीचे देखता है तो दोजन ने उसकी थाई में नाइफ घुसा दिया होता है, वही छुरी जो उसके अपर शोल्डर में लगी थी। वो आदमी चिल्लाता है और कहता है कि दोजन को चुपचाप मर जाना चाहिए था। गिल तुरंत वार्न करता है कि नाइफ मत खींचना, क्योंकि अगर फेमोरल आर्टरी कट गई तो वो 2 मिनट से कम में मर जाएगा। दोजन खुद भी खून में लथपथ होता है। गिल कहता है कि अनकॉन्शियस होते हुए भी आर्टरी हिट करना सच में प्रूफ है कि उसे राक्षस क्यों कहते हैं। गिल उसके ऊपर बैठकर उसकी थ्रोट पर नाइफ रखता है और कहता है कि अब चुपचाप एक्सेप्ट कर और हेल में रेस्ट कर। ये कहकर उसकी थ्रोट स्लिट कर देता है, खून बहने लगता है। गिल कहता है कि जल्दी मूव करो, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। दूसरे गैंग मेंबर्स पूछते हैं कि डू, वो बंदा जिसके थाई में छुरी लगी थी, का क्या करें। गिल कहता है कि अगर आर्टरी कट गई है तो वो 2 मिनट में खुद मर जाएगा, क्लीनर्स उसका भी देख लेंगे। सब छोड़कर चले जाते हैं और दोजन का कॉर्प्स जमीन पर पड़ा होता है। जल्दी ही डू भी मरने वाला होता है। डू रो रो कर कहता है कि अब उसकी लाइफ एंड होने वाली है। तभी वो देखकर डर जाता है, चिल्लाता है, ये मैं क्या देख रहा हूं। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज होती है, प्योर फेयर। एज वी देखते हैं कि वो और कुछ नहीं बल्कि हेल का गेट है, जो उसकी लाइफ एनर्जी को सक कर रहा है, क्योंकि वो न्यूयॉर्क के लिए एक ऑफरिंग है। वैन के अंदर, अपार्टमेंट के बाहर, गिल चोई को बोलता है कि उसने काम कंप्लीट कर दिया, हिट अब खत्म हो गया है। तभी वो एक लाउड थड सुनते हैं और गिल ऊपर देख के सोचता है कि ये आवाज क्या थी। जैसे ही कोई उनकी कार के सामने खड़ा होता है, एक बंदा कहता है कि वो अपर फ्लोर से गिरा है। गिल बोलता है लाइट ऑन करो, और जैसे ही वो करते हैं, उन्हें दोजन सामने खड़ा दिखता है, नाइफ पकड़े हुए।
गिल पूछता है कि ये क्या है और क्या वो सच में डीमन है, क्योंकि अब दोजन उनकी हेडलाइट्स के बिल्कुल सामने था। नरोक बोलता है कि क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ऑफरिंग दी, वो उसे अपनी पावर देगा। हम देखते हैं कि दोजन का थ्रोट अब खुद ही हील हो रहा है और न्यूरॉक की एनर्जी उसके अंदर से लीक हो रही है। सीन जंप करता है एक टैरट बार पर जिसका नाम है हेक्स। उसके पीछे खड़ी वुमन गू से बात करती है, बोलती है, लॉन्ग टाइम नो सी। वो पूछती है कि क्या वो वही चाहते हैं जो वो लोग अब तक छुपा के रखे हुए हैं। वो पूछता है कि हमेशा यहां कस्टमर्स क्यों नहीं होते जब भी वो आता है, और उसे लगता है कि ये जगह अभी तक चल कैसे रही है। वो कहती है कि ऐसे ही कस्टमर्स की वजह से जो टैरट कार्ड रीडिंग्स पे बिलीव करते हैं। वो बोलता है कि लगता है जैसे वो उसे एक गलेबल फूल कह रही है जो अभी भी इस एज में सुपरस्टिशन पे बिलीव करता है। वो हंसती है और बोलती है कि वो एक वैल्यूड रेगुलर है। गू बोलता है कि ये वैसे स्ट्रेंज है, शुरुआत में वो सिर्फ फन के लिए करता था, लेकिन एक भी रीडिंग गलत नहीं गई। वो कहती है कि हर रीडिंग जो उसने निकाली वो अच्छी ही रही। मतलब सिर्फ इतना कि उसे एक आउटस्टैंडिंग स्किल्स वाली रीडर मिल गई थी, सिर्फ चांस से, और ये प्लेसबो इफेक्ट जैसा है। वो बोलता है कि वो बस इसे कवर अप करने की कोशिश कर रही है और इसलिए उसके कस्टमर्स नहीं होते। वो कहती है कि फॉर्चून टेलिंग तभी मीनिंगफुल होता है जब वो फन हो, और उन्हें एक ड्रॉ करना चाहिए क्योंकि काफी टाइम हो गया। वो 3 कार्ड्स पिक करता है और जैसे ही वो उन्हें फ्लिप करती है, उसका चेहरा कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो पूछता है कि मैटर क्या है, और वो कहती है कि ये कार्ड पास्ट को रिप्रेजेंट करता है और इसका मतलब है विक्ट्री। ये कार्ड प्रेजेंट है और इसका मतलब है कि वो अब तक जीत रहा था और अभी एक फुलफिलमेंट की स्टेट में है। ये कार्ड फ्यूचर है, इसका मतलब है चेंज। दूसरे वर्ड्स में, अपनी पास्ट विक्ट्रीज की वजह से वो फ्यूचर में एक ग्रेट चेंज एक्सपीरियंस करेगा। वो बोलता है कि उसे लगा वो कुछ बुरा खींच रही थी। वो कहती है कि टावर कार्ड एक्चुअली 2 मीनिंग्स रखता है, या तो चेंज या फिर रुइन। उसका चेहरा इंस्टेंटली सीरियस हो जाता है और वो कहती है कि ये बस फन के लिए है और उसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तभी लोग रूम में एंटर करते हैं और हम चोई की आवाज सुनते हैं जो गू को बुला रहा होता है। गू टर्न करता है और चोई पूछता है कि वो यहां शांति से बूज सिप करके क्यों बैठा है, बिना ये जाने कि आज उसकी डेथ डे है। गू हंसता है, बोलता है कि वो काफी डिलिजेंट है क्योंकि ओवर टाइम वर्क कर रहा है। चोई उसे स्मग कहता है जो एंड तक एक्ट कर रहा है, और अपने मेन को बोलता है कि उसे मार दो। गू अपने ग्लास पर ग्रिप टाइट करता है और उसे आगे थ्रो करता है। एक बंदे के फेस पर लगता है और तुरंत एक एल्बो मार के उसका नाइफ ले लेता है। फिर वो उस नाइफ को उसके गले में घुसा देता है और दूसरे बंदे को भी थ्रोट में स्टैब कर देता है। फिर बाथरूम की तरफ मूव करता है। चोई चिल्लाता है, बोलता है अपने मेन को कि उसे एस्केप मत करने दो क्योंकि उन्हें ये सुनरीसे से पहले खत्म करना होगा। उन्हें उसे हंट करके मारना ही होगा क्योंकि गू रन कर रहा है। वो कॉर्नर टर्न करता है और जो बंदा उसका पीछा कर रहा था बोलता है कि वो बस एक चूहे की तरह भाग रहा है। लेकिन ये सब गू का प्लान था क्योंकि वो वेट कर रहा था कि वो पास आए और कॉर्नर को बेट बनाए। जैसे ही बंदा काउंटर करता है, वो कॉर्नर पर अटक जाता है और रियलाइज करता है कि गू ने उसे थ्रोट में स्टैब कर दिया है। दूसरा बंदा भी कॉर्नर टर्न करता है और उसका थ्रोट भी कट हो जाता है। गू कहता है कि चोई, जो खुद एक ब्लेड मैन है, एग्जैक्टली जानता है कि ये सिचुएशन क्या मतलब रखती है। चोई बोलता है कि वो एक बास्टर्ड है जो राइट हैंड कॉर्नर यूज कर रहा है। गू हंसता है और बोलता है कि हर स्वॉर्ड्समैन को ये पोजीशन पसंद नहीं होती। एक टाइट राइट हैंड कॉर्नर में अटैकर का राइट आर्म वॉल से ब्लॉक हो जाता है, लेकिन डिफेंडर अपनी ब्लेड फ्रीली स्विंग कर सकता है। ऑफ कोर्स, इसका एक सोल्यूशन है। वो एक स्ट्रॉन्गर लेफ्ट हैंडर भेजते हैं जो डिफेंडर से भी ज्यादा पावरफुल हो। और क्या पता, चोई यहां अकेला लेफ्ट हैंडर निकला और उसके लिए अपना लॉयल अंडरलिंग वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। उसे खुद आगे आना चाहिए। बैक टू दोजन जो वैन के सामने खड़ा था। गिल और उसके मेन डिसबिलीफ में है,
पूछते हैं कि क्या वो सच में डीमन है। एक बंदा पूछता है इसका मतलब क्या है, और गिल चिल्लाता है कि कार से टकराओ। ड्राइवर फुल गैस देकर बिना ब्रेक के दोजन को हिट करता है। दोजन नाइफ के बट से विंडशील्ड पे बार बार वैक करता है जब तक वो क्रैक होकर ब्रेक ना हो जाए। जैसे ही वो शैटर होती है, ड्राइवर पैनिक में कुछ समझ नहीं पाता और दोजन उसके फेस पे सीधा हिट करके बाकी सब के लिए विंडशील्ड तोड़ के अंदर घुस जाता है। एक बंदा उस पे चिल्लाता है, लेकिन उसका भी थ्रोट कट हो जाता है। रियलाइज करता है कि वो बहुत ज्यादा ब्लड लूज कर रहा है। वो अपने वाउंड पर हाथ रखता है, उसे रोकने की कोशिश करते हुए। जैब वो उसमें बिजी है डॉट। दोजन अपने हाथ सीट पर रखता है और सीधा पीछे की तरफ जाना स्टार्ट करता है। एक और आदमी उससे कहता है कि पीछे रहो और पास मत आओ। दोजन अपना नाइफ हवा में उठाता है और नीचे लाता है। उस बंदे की ब्लेड को काट कर उसका स्कल भी चीर देता है। गिल शॉक में स्पीचलेस हो जाता है, डर से कांप रहा होता है। गिल कहता है कि दोजन का नाइफ तो ब्रोकन है। पूछता है क्या वो रियली अपना स्कल स्प्लिट करने की ट्राई करेगा, और उसे फ्रीक बोलता है। तभी वैन के पीछे एक ब्राइट लाइट दिखाई देती है। गिल अपने आप को ब्रेस करता है क्योंकि वो सीधे एक और कार से टकरा जाते हैं और दोजन सीधा विंडशील्ड तोड़कर बाहर जा गिरता है। उसकी आंख अभी भी न्यूरॉक की ऑरा लीक कर रही होती है और वो जमीन पर स्किड करता है। सब कुछ एरी साइलेंस में होता है। सिर्फ एक कार अलार्म बज रहा होता है और दोजन फ्लोर पर पड़ा होता है। गिल पैनिक में डोर खोलता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोजन वापस खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि अब मरना पैथेटिक होगा ऐसी चीज से। कार से बाहर फेंकने के बाद भी वो दोनों नाइव्स उठाता है और चैलेंज करता है कि आकर ट्राई कर। दोजन एक इंस्टेंट में टर्न लेता है, ब्रोकन नाइफ हाथ में लेकर फुल स्विंग के साथ चार्ज करता है। गिल नीचे झुक जाता है और कहता है कि यह बड़ा मूवमेंट था। शायद वो मॉन्स्टर है, लेकिन अगर उसने रीजन लूज कर दिया है तो उसके पास चांस है, और वो एक गैप के लिए जाता है। लेकिन दोजन उसके चेहरे पर एक स्पिनिंग एल्बो मार देता है। ये हिट इतना स्ट्रांग होता है कि गिल पीछे स्टंबल करके वैन से टकरा जाता है। दोजन तुरंत गैप क्लोज करता है, ब्रोकन नाइफ ओवरहेड लेकर नीचे स्विंग करता है। गिल अपने फोरआर्म से ब्लॉक करता है और कहता है कि अब उसका चांस है क्योंकि दोजन अटक गया है। वो थ्रस्ट करता है और कहता है कि दोजन का लेफ्ट साइड ओपन है और वो सीधा थ्रोट के लिए जाता है। लेकिन दोजन अपने ब्रोकन नाइफ से तुरंत गिल के आर्म में स्टैब कर देता है। जैसे ही गिल फॉलो थ्रू करता है, दोजन नाइफ वही छोड़ देता है जिससे गिल अपना खुद का आर्म काट लेता है। गिल चिल्लाता है जब देखता है कि दोजन अभी भी अटैक कर रहा है। गिल अपने दूसरे हाथ से ब्लॉक करता है। तब वो सोचता है कि ब्लेड दोजन के राइट हैंड में था, लेकिन स्टार्ट से ही सब एक सेटअप था। दोजन ब्लेड उसके आर्म में ही छोड़ देता है और उसका रिस्ट दोनों हाथों से पकड़ लेता है। फिर अपना नाइफ लेकर गिल के चेस्ट में घुसा देता है। वो पूछता है, वेयर द हेल जुआ है? गिल मुंह से खून बहाते हुए पूछता है, क्या वो उस औरत की बात कर रहा है? कहता है कि उसने उसे सैक्रिफाइस के रूप में दे दिया था। जब वो सीधा दोजन की आंखों में देखता है, दोजन कहता है कि वो क्या बकवास कर रहा है। गिल कहता है कि वो डम प्ले न करे। उसकी थ्रोट स्लिट होने के बाद भी वो वापस जिंदा आ गया है, और वो भी उस बास्टर्ड जैसा है जो उससे सैक्रिफाइसेस लाने को कहता था। अब जब सुनरी से हो चुका है, वो कहता है कि एंड में दोनों सिर्फ डीमंस ही है। वापस टेरर बार पर दो गार्ड्स डोर के सामने खड़े होते हैं। एक कहता है कि उन्हें अंदर जाना चाहिए क्योंकि बहुत देर हो गई है गू को गिराने में। दूसरा कहता है कि उन्हें सिर्फ एंट्रेंस गार्ड करने को बोला गया था। 10 से ज्यादा लोग अंदर गए हैं तो टेंशन कैसी? तभी कोई और अप्रोच करता है, और वो और कोई नहीं बल्कि की खुद होता है। वो उसे देखते हैं और कहते हैं कि यही रुक जाओ, आज क्लोज्ड है तो कहीं और जाओ। की कहता है कि उसे अंदर जाना ही होगा क्योंकि उसकी एक अपॉइंटमेंट है। दूसरा गार्ड कहता है कि वो क्लोज्ड है। पूछता है क्या वो डेफ है? उसका दोस्त कहता है बस इसे भेज दो और प्रॉब्लम मत क्रिएट करो।
लेकिन जब वो वापस अपने दोस्त की तरफ देखता है तो लगता है कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। उसका नेक फूलने लगता है और उसका दोस्त पूछता है, "What the hell's wrong with you?" तभी उसके थ्रोट से एक ट्री सीधा ग्रो होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा ट्री उसके थ्रोट से बाहर आ रहा है और वो हवा में फ्लोट करने लगता है। उसका दोस्त अब बिल्कुल मॉडिफाइड हो जाता है कि कहता है कि उसने उससे बोला था कि उसकी एक अपॉइंटमेंट है और उन्होंने अग्री किया था कि वो सुनरी से पर मिलेंगे। और वो उस बंदे को स्माइल करता है इवन आफ्टर उसने उसके बॉय को एक ट्री में बदल दिया। बार के अंदर हम देखते हैं कि बॉडीज पड़ी है और एक बंदा धीरे धीरे आगे बढ़ता है डर के मारे। और हम देखते हैं कि उसके लेफ्ट हैंड में एक नाइफ है और वो कॉर्नर के पास स्विंग करता है, प्रीफायर करने की कोशिश करता है। गू कहता है कि उसने ही भेजा होगा क्योंकि वो लेफ्टी है और वो सिर्फ एक बेचारा बास्टर्ड है। जैसे ही वो गैप क्लोज करता है वो उसके साइड में बार बार स्टैबिंग करता है और वो पूछता है कि चोई कितना टाइम और अपने अंडरलिंग्स भेजता रहेगा, जबकि उसे पता है कि ऐसे ये कभी खत्म नहीं होगा, कि उसे डरना बंद करना चाहिए और खुद आना चाहिए। एक बंदा कहता है कि वो ले आया है और चोई कहता है कि टाइम आ गया है। उसे बोलता है कि उसे पोर करो और वो उसे गैसोलीन से लाइट करना शुरू करते हैं। गूस की स्मेल लेता है और चोई उसे बोलता है कि वहां रैट की तरह छिपा रहा, क्योंकि वो उसे पूरा रोस्ट कर देगा, इवन दो इसका मतलब है कि उसके खुद के आदमियों के कॉर्पसेस जल जाएंगे। फिर हम सुनते हैं कि को कहते हुए कि राउंड सनराइज हो गया है और वो गा रहा होता है, जबकि चोई का हाथ फ्रीज हो जाता है। वो आगे चलना कंटिन्यू करता है और कि अभी भी एक छोटी सी मॉर्निंग वाली सॉन्ग गा रहा होता है और सब लोग हॉरर में उसकी तरफ देखते हैं। चोई पूछता है कि वो उन्हें कैसे ढूंढ पाया और कि पूछता है कि और कैसे, जब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो आज सुनरी से पर मिलेंगे। चोई कहता है कि बस हो गया है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है लाइटर को स्टार्ट करने की। वो कहता है कि जैसे ही वो पियर ले लेंगे, क्वोटा जो उसने मेंशन किया था वो इजी हो जाएगा और कि उसे बोलता है कि ये फ्लावर्स ले लो क्योंकि उसने बहुत हार्ड वर्क किया है और अब वो रिटायर कर सकता है। और हम देखते हैं कि फ्लावर्स एक्चुअली उस दूसरे बंदे के सिर से स्प्राउट हो रहे हैं जिसे उसने साथ ले लिया था। वापस दोजन पर वो पूछता है कि उसका क्या मतलब है डीमन से और क्या वो सच में उससे अभी स्क्रू करने की कोशिश कर रहा है। गिल पूछता है कि क्या उसे वाकई नहीं पता कि वो क्या है, क्योंकि वो मैनकाइंड का प्रेडेटर है, एक डीमन जो ह्यूमन फ्लेश और सोल्स खाता है। फिर उसका फेस बहुत पेंड हो जाता है और वो चिल्लाता है और दोजन सोचता है कि क्या हो रहा है, जबकि उसे लगता है कि उसके चेस्ट के अंदर कुछ रिगल कर रहा है। और फिर वाइट ब्रांचेस उसके वाउंड से स्प्राउट करते हैं और एक ट्री बनने लगता है, जिसकी वजह से गिल पेन में चिल्लाता है। गिल कहता है कुछ साल पहले वो बास्टर्ड उसके पास आया था एक डील प्रपोज करने। उसने बोला था कि अगर वो उसके लिए ह्यूमंस डिलीवर करेगा तो उसे जिंदा रहने दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्रेजी है और वैसे आप लोग डेडली प्रेमोनिशन चेकआउट करो। एक पुराना गेम है, थोड़ा जैनकी है पर काफी अच्छा है। गिल कहता है कि उस डीमन ने उसे मजबूर किया कि वो सीक्रेटली अपने बॉयज और क्रू को ये सीड्स खिलाए और उनका बॉस भी इस डील पर अग्री कर गया था जैसे एक इडियट, जबकि ये क्लियर था कि इसका आउटकम क्या होगा। जैसे ही ट्री स्प्राउट करने लगता है, गिल भी ड्राई होने लगता है। कहता है कि अगर उसे उससे मिलना है तो उसे गू के पास जाना होगा और वो उसे बिल्कुल वही डील देगा। और अब वो एक प्योर ट्री में बदल जाता है। उसके कपड़े तक हवा में लटक रहे होते हैं। वापस कीपर आते हैं जो एक बड तोड़ता है। वो चोई से कहता है कि इससे पर्सनल मत लेना। जिस दिन उसने उससे मिला था शायद वैसे भी वो मर जाता, पर उसे उसकी वजह से 5 साल और जिंदगी मिली। और हम देखते हैं कि अब उसके क्रू के सभी मेंबर्स ट्रीज में बदल गए हैं। वो कहता है कि अब जब वो अपने प्रीडिसेसर को सी ऑफ कर रहा है, उसे बिजनेस की बात करनी चाहिए, गू को अपना नया पार्टनर बोलकर। गू पूछता है कि वो क्या बकवास कर रहा है और कि कहता है डेविल, इविल स्पिरिट, डीमन, योकई, राक्षस, हर कंट्री इसे कुछ अलग नाम से बुलाते हैं।
इस कंट्री में इसे आम तौर पर राक्षस या डीमन कहते हैं, और उससे ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बस एक डील प्रपोज करने आया है। बू पूछता है कि कैसी डील, और की स्माइल करके कहता है कि ये एक बहुत बढ़िया डील है। वो उसे अपने पार्टनर से मिलवाएगा जो नॉर्थ कोरिया और चाइना में है। ऑल ही हैज टू डू है कि वो उनके पियर को यूज करे जिसे वो कंट्रोल करता है, ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स को अंदर ले सके। और गूस कहता है कि ये उसने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा रीजनेबल है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो उससे अपनी सोल बेचने को कहेगा। कि कहता है कि उनकी अपनी सर्कमस्टेंसेस है, और वो बस ऐसे ही ह्यूमंस को रेकलेसली नहीं खा सकते। पार्टनर्स जैसे वो वैल्यूबल होते हैं, और वो ताओंग गैंग के लिए सारे प्रॉफिट्स अपने पास रख सकता है। उसे बस हेल्दी लुकिंग इमिग्रेंट्स को चूज करना है और उन्हें हर एक वीक के पास भेजना है। गू पूछता है कि अगर वो क्वोटा नहीं पूरा कर पाया या रिफ्यूज कर दिया तो क्या उसका भी एंड मिस्टर चोई जैसा होगा। कि कहता है हाँ, लेकिन वो उससे ज्यादा जिएगा, क्योंकि वो ज्यादा कैपेबल और स्मार्ट है। गु सोचता है और फिर कहता है सॉरी, लेकिन इस लाइफ में 3 चीजें हैं जो वो कभी नहीं बेचेगा। जैसे ही वो की फिंगर्स कट करता है और उसका थ्रोट स्लाइस करता है, वो कहता है पहली चीज है पीपल। वो टर्न होता है स्माइल के साथ और की का एक्ल्स टेंडम भी कट कर देता है। फिर वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है सेकंड चीज, जबकि गिरने लगता है और गूस उसकी बैक पर बार बार स्टैब करता है। कहता है कि ड्रग्स नंबर 2 है और अपना नाइफ हवा में उठाता है। लेकिन उससे पहले कि वो थर्ड चीज बताए, एक फ्लाइट रैप की बैग से निकलता है और गु का आर्म काट देता है। कि कहता है कि वो अपनी बात वापस लेता है जो उसने गु के स्मार्ट होने पर कही थी। असल में उसे वो और ज्यादा पसंद आया उसके गट्स देखकर। काफी टाइम हो गया उसने ऐसे ह्यूमन को नहीं देखा जो उससे डरता ना हो। फिर वो गु को थ्रोट से पकड़ लेता है, कहता है कि उसे एक और चांस दे रहा है अपना माइंड चेंज करने का। अगर वो इस सीड को निगल ले जो की फिंगर से स्प्राउट हो रहा है, तो न सिर्फ वो गु की रूडनेस फॉरगिव करेगा, बल्कि उसका कट हुआ राइट आर्म भी रिस्टोर कर देगा, जबकि गु अभी हेविली ब्लीडिंग है। गु लाफ करना स्टार्ट करता है और की पूछता है कि उसे क्या फनी लग रहा है। गु कहता है कि उसे ये अम्यूजिंग लग रहा है कि चोई कभी यूजफुल भी हो सकता है, क्योंकि उसके हाथ में लाइटर है। वो उसे ग्राउंड पर गिरा देता है और की देखता है कि वो गैसोलीन को टच करके पूरे जगह को फायर कर देता है। गूस कहता है कि उसने अपनी बात कंप्लीट नहीं की थी। तीसरी चीज जो वो कभी नहीं बेचेगा वो है अपना आप, और वो कभी कावड़ की तरह अपनी लाइफ नहीं जिएगा। वाटर चैड खिलाफ करता है, कहता है कि ये सीरियसली हिलेरियस है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने खुद को भी फायर में डाल दिया। उसके लिए ये स्टूपिड है, क्योंकि डीमन ऐसी फायर से नहीं मरते। कहना कि वो कावड़ की तरह कभी नहीं जिएगा उसके लिए फनी है, और वो और ज्यादा देखना चाहता है कि गु का डिसग्रेस्ड फेस कैसा लगेगा जब वो उसे एम्ब्रेस करेगा। वो कहता है कि श्योरली गु जानता होगा कि जब एक ह्यूमन स्टेक पर बर्न होता है तो वो बर्निंग से नहीं मरता, वो सफोकेटिंग स्मोक से मरता है। मतलब जब तक वो सांस लेता रहेगा वो पेन महसूस करेगा और मरने से पहले बहुत लंबी सफरिंग होगी। जैसे ही एक हाथ उसका माउथ कवर करता है, कि कहता है कि उसके ऊपर सिरिंग पेन वेव्स में आएगी, इसलिए वो इजीली फेंट नहीं होगा। उसे कॉन्शियस रहना पड़ेगा और अपने आप को रोस्ट होता महसूस करना पड़ेगा, और कि वेट नहीं कर सकता कि उसका डिसग्रेसफुल फेस देखे जब वो बेगिंग करे कि उसे मार दिया जाए। तभी दोजन की आवाज सुनाई देती है जो पूछता है कि क्या ये वही है, और जैसे ही कि ग्लांस करता है, दोजन एक फायर एक्सटिंग्विशर सीधा उसकी तरफ पॉइंट किए खड़ा होता है। पूछता है कि क्या ये वही डीमन है जिसके बारे में लोग कह रहे थे। फिर वो सारी फ्लेम्स बुझा देता है, और जैसे ही खत्म होता है वो एक्सटिंग्विशर उठाकर सीधा की के सिर पर मार देता है और गु को खींच लेता है। लेकिन वो रुकता नहीं। जैसे ही गु सेफ होता है वो एक लेफ्ट ब्लो की के फेस पर मार देता है, और फिर एक राइट भी। तुम इन ब्लोज की पावर को फील कर सकते हो। और दोजन पूछने लगता है
कि उनकी जो वुमन सैक्रिफाइस के लिए ले गए थे वो कहाँ है। तभी की के हाइड्रिक टेंटिकल्स दोजन की दोनों आर्म्स को काट देते हैं और की पूछता है कि वो ये सब क्यों जानना चाहता है जबकि वो यहां मरने वाला है। दोजन फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है और उसके आर्म को बाइट कर देता है। जैसे ही एक ब्लू फ्लेम उसकी आंख से निकलता है कि लाफ करता है, कहता है ये क्या है, क्या दोजन भी सैम काइंड का है? लेकिन वो तो रैंक 5 से ऊपर भी नहीं लगता। सोचता है क्या उसने रियली अपनी सैक्रिफाइस को चुराने की कोशिश की, और कहता है यही वजह है कि डीमंस आजकल बिल्कुल होपलेस है। ही इतना वीक है और ये टक नहीं बता सकता कि उसका अपोनेंट स्ट्रांग है या वीक। देन उसे शेमफुली जीना ही नहीं चाहिए और बस यही मर जाना चाहिए। तभी उसे एक ग्रोनिंग साउंड सुनाई देता है और उसकी पॉकेट में एक ब्लू लाइट होती है। वो उसे निकालता है, सोचता है कि ये बीड ऐसा क्यों कर रहा है जबकि वो कंटिन्यूअसली रेसोनेट कर रहा है। वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि इस बीड के पास कुछ ऐसा है जो हेल से कनेक्टेड है। वो बीड को हवा में उठाता है और कहता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछले 300 सालों में ऐसा एक भी बार नहीं हुआ। और फिर वो उसे नीचे स्लैम करता है, दोजन के सिर के पीछे मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो कहता है कि लगता है दोजन का बैकिंग उतना स्ट्रांग है जितना लगता नहीं और इस वजह से वो उसे जीने देगा। लेकिन वो ये समझ नहीं पाता कि हेल का कोई वीक डीमन जैसे इसके साथ डील क्यों करेगा। उसने हमेशा चाहा था कि वो हेल के होमलैंड के लोगों से मिले, लेकिन उसे फुल कॉन्फिडेंस है कि वो दोजन से ज्यादा अच्छा कर सकता है। सो अगर उसका बैकर देख रहा है तो उसे कभी भी बुलाए क्योंकि वो उनके कॉर्पसेस से ग्रो किया हुआ सीड खाता है। फिर सीन जंप होता है एक ट्रक पर जो रुकता है और 2 लोग बाहर निकलते हैं। पूछते हैं कि क्या ये वही जगह है। ये उनके होहोंग गैंग के क्लाइंट्स में से एक होने वाला है। वो बिलीव नहीं कर पा रहे कि उन्होंने इतना बड़ा बेस सेटअप कर लिया है और वो अनयूजुअल लगता है। दूसरा बंदा पूछता है कि इसमें अनयूजुअल क्या है। पहला बंदा कहता है कि अगर वो लोग स्लेव्स बेच रहे होते तो अपना बेस कोस्ट के पास बनाते ताकि उन्हें आसानी से शिप्स में लोड किया जा सके। अगर वो ऑर्गन्स हार्वेस्ट कर रहे होते तो इतना बड़ा और नोटिसेबल बेस नहीं बनाते। तो फिर वो लोग उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं जिनको उन्होंने सप्लाई किया है। दूसरा बंदा जो ज्यादा सीजन लगता है पूछता है कि उसे इससे क्या लेना देना, क्योंकि हमें बस वही करना है जो हमें बोला गया है। वो डोर खोलता है और सबको अंदर से बाहर निकलने को कहता है और कहता है कि वो बिजी है, उन्हें वेट नहीं करवाना, सबको फास्ट चलना है। पीछे हम देखते हैं जुआ को जिसका सिर उसके घुटनों में है। वो बंदा उसके बालों को पकड़ के खींचता है और पूछता है कि क्या उसने सुना नहीं। हम देखते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल इमोशनलेस है, वो बिल्कुल अपना दिमाग खो चुकी है और वो बंदा सोचता है कि हेल उन्होंने उसके साथ क्या किया। ट्रूथ ये है कि ये बंदा एक्चुअली एक कॉप है। ये इस साल का 2nd हाईएस्ट ग्रेजुएट था और पुलिस चीफ जैंग ने कहा था कि टॉप ग्रेजुएट पर बहुत ज्यादा अटेंशन आता है, इसलिए ये जॉब 2nd प्लेस के लिए परफेक्ट है और वो इस कंट्री के लिए हीरो बनेगा। हमें यह भी पता चलता है कि चीफ का फुल नेम जैंग सैंकियल है। वो कॉप पूछता है कि उसका मतलब हीरो से क्या है और सैंकियल कहता है कि मिसिंग पर्सन्स केसेस सालों से बढ़ रहे हैं। ये सब हायोंग गैंग का काम है जो फॉरेन सिंडिकेट से कनेक्टेड है और वो इन्हें इन्वेस्टिगेट करेगा और उनके मेंबर बनकर अंडरकवर जाएगा। 1 साल पूरा अंडरकवर काम करने के बाद चोई अचानक टीजोन गैंग के साथ वॉर में चला गया, जिससे एक डिलीवरी स्पॉट खाली हो गई। इस वजह से फाइनली कॉप्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अपनी आंखों से देख पाए और डायरेक्टली उनके हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गए। वो जुआ को बालों से खींचकर निकालता है और कहता है कि बाहर आ, और अपने आते वक्त उसने चीफ को रिपोर्ट भी की थी। जल्दी रीइंफोर्समेंट्स आ जाएंगे और ये सब खत्म हो जाएगा। उसका पार्टनर पूछता है कि वो लोग हेल क्या कर रहे हैं और जब वो ग्लांस करता है तो देखता है कि पार्टनर ने अपना नाइफ निकाल रखा है और पूछ रहा है कि सब लोग अचानक क्रेजी क्यों बिहेव कर रहे हैं।
जबकि उन्होंने वही किया जो बोला गया था। एक बंदा कहता है कि ये सब कोई ऑर्डर था और होहोंग गैंग के साथ डील खत्म हो गई है। अब से हो हायोंग गैंग पार्टनर नहीं बल्कि गुड्स है। हिज पार्टनर उससे बोलता है कि बकवास करना बंद कर और पूछता है कि कौन से गुड्स की बात कर रहा है। वो आदमी जिसका चेहरा चूट बबल गम जैसा लगता है कहता है कि स्ट्रगल करना बेकार है और एक्सेप्ट कर ले। वेटरन जो क्लियरली डरा हुआ है डिसाइड करता है कि चार्ज करे और उस डर को यूज करके स्विंग और थ्रस्ट करता है उस आदमी के सिर की तरफ, लेकिन वो इजीली डॉज कर देता है और अपना फिस्ट रियर बैक करता है। फिर वो एक हैवी ब्लो मारता है उसके साइड पर इतना जोर से कि उसके गट्स बाहर निकल जाते हैं। तो अपने लोगों से कहता है कि इसका प्रोडक्ट वैल्यू गिर गया है क्योंकि इसके ऑर्गन्स सेवियरली डैमेज हो गए हैं, इसलिए इसे या तो बाहर फेंक दो या किसी कस्टमर को फ्री भी दे दो। बाकी सबको प्रोडक्ट बना दो क्योंकि आज ही शिप करना है। और जुआ अभी भी बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही है। कॉप और कुछ और लोग बैरल में उल्टी करते दिखते हैं और उन्हें जबरदस्ती दवा दी गई थी ताकि वो वॉमिट करें और फिर उनके बॉडीज को वॉश करते हैं। तो पूछता है पार्टनर के लिए कितने स्पेशल प्रोडक्ट है और दूसरा आदमी कहता है 2 प्रीमियम। तो बोलता है कि उन दोनों को प्रीमियम गुड्स के रूप में पैक करो और बाकी रेगुलर है। वो आदमी सबको लाइन में लगाता है और सीधा डोर के थ्रू भेजता है। कॉप कहता है कि स्टमक एम्प्टी करवाना मतलब है कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग ही असली गोल है। आखिर में अपने ही लोगों के साथ ऐसा करना पागलपन है और अगर वो थोड़ा और वेट करे तो रीइंफोर्समेंट्स आ जाएंगे। वो जुआ की तरफ ग्लांस करता है जो अभी भी रिएक्ट नहीं कर रही है, जबकि उसके पीछे खड़ा एक और लड़का टेरिफाइड है। कॉप उससे माफी मांगता है पहले वाली बात के लिए और कहता है थोड़ा और एंड्योर कर, कभी गिव अप मत करना। शायद ये वर्ड्स वो खुद को ही कह रहा था। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने कॉर्पसेस दिखते हैं और वो बस ये ऑमिनस फीलिंग डिनाई करना चाहता है कि कुछ बहुत ही गलत हो गया है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।